हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कराऊंगा कक्षा 8 में गणित विज्ञान विषय में अध्याय 16 है प्रकाश। तो इसको हमने एक वीडियो में इसको समझ लिया है। आज जो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में इस लेसन का जो रह गया था ना पार्ट, तो वो करेंगे। तो इससे पहले हम जो कर चुके हैं वो आप इससे पहली वीडियो में आप देख सकते हो इसी चैनल से भी जाके, प्रकाश पाठ के नाम से। तो आगे है, जैसे सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन है, यानी सूरज का प्रकाश जो है सफ़ेद है या रंगीन है। तो अब हम तो यही देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश श्वेत है या सफ़ेद है, ठीक है। लेकिन ये आप नहीं जानते होंगे कि उसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों से मिलके सूर्य का प्रकाश बना होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 7 रंगों से सूर्य का प्रकाश कैसे बना है। तो हमारे नेत्रों की संरचना में क्या होता है, अब इसको समझने के लिए कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, हम इस तरह का एक प्रयोग करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए, एक कटोरी में लेनी है हमने, ये कटोरी ली हुई है, इसमें पानी लिया गया है और इसको दर्पण, इसके अंदर एक दर्पण रखना है, शीशा रखना है जिसमें हम अपना चेहरा देख सकते हैं। और इसको हमने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर पड़ता हो, ठीक है। तो जब सूर्य का प्रकाश इसमें से टकरा के परावर्तित होगा तो यह पानी और दर्पण जो है एक प्रिज्म की तरह कार्य करेगा और ये प्रकाश की किरणों को इस तरह से 7 रंगों में तोड़कर दीवार पे कहीं ना कहीं वो 7 रंगों को दिखाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। तो इसे हम प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं, ये भी आता है प्रश्न, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जैसे इंद्रधनुष बनता है जब आकाश में, तो वो भी प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही होता है। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जब प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है उसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। जैसे वर्षा के बाद इंद्रधनुष का बनना, वो भी एक प्रकाश का विक्षेपण होता है। आगे है, अब हम करेंगे हमारे नेत्रों की संरचना, यानी नेत्रों की या आँखों की संरचना के बारे में समझेंगे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आता ही आता है, मानव नेत्र की संरचना के बारे में समझाइए। तो सबसे पहले हमने 1-2 लाइन में क्या लिखना है कि जो मानव नेत्र है सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय का मतलब इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम संसार को देख सकते हैं। इसकी संरचना, और यानी हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यानी नेत्र जो है हमें संसार को देखने में हमारी सहायता करता है और ये महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। तो हमारे नेत्र की आकृति कैसी है, गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है, ठीक है बच्चों। तो नेत्र जो होता है हमारा, मनुष्य का नेत्र है, आँख है जो, वो गोलाकार होता है और इसका बाहरी आवरण जो होता है सफ़ेद होता है और कठोर होता है। तो जो ये ठोस और कठोर भाग होता है बाहर का, तो नेत्र के ये आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव करता है, ये यानी आँख की रक्षा करता है। और इसके आगे जो पारदर्शी भाग होता है उसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। अभी चित्र में दिखाएंगे इसको। जो आँख के अगला हिस्सा होता है बिल्कुल बीच में आगे की तरफ जो
होता है उसे पारदर्शी भाग होता है, इसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है जिसे आइरस या परितारिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे आँख में सबसे बाहरी जो ठोस परत होती है जो आँख की रक्षा करती है, उसके बाद जो है आँख में आगे की तरफ पारदर्शी भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं। और कॉर्निया के पीछे गहरे रंग के होता है, जैसे जहाँ से किसी की आंखें भूरी दिखती हैं, हमें किसी की नीली आंखें दिखती हैं, तो वो जो होता है आइरिस होती है। और आइरस या पुतली भी बोलते हैं, इसे परितारिका भी बोलते हैं। तो आइरस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, आइरस के बीच में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जो पुतली होती है उसका साइज छोटा या बड़ा होता है और वो परितारिका करती है या आइरस करती है। तो परितारिका जो होती है, परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो वास्तव में परितारिका के रंग की बात कर रहे हैं, यानी आइरस की बात कर रहे हैं। परितारिका जो है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जो जितना भी प्रकाश हमारी आँख के अंदर जाएगा वो परितारिका ही बताती है भी कितना प्रकाश जाएगा। तो ये देखिए चित्र, ये चित्र आपने बनाना है, मानव नेत्र है ये। ठीक है बच्चों, मानव नेत्र का ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है और इसमें गोलाकार हमारी आँख है। इसमें सबसे पहले जो है ये परितारिका है और परितारिका के आगे जो है उससे पहले कॉर्निया आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कॉर्निया है, उसके पीछे जो है परितारिका है। ये नीले रंग की आपको दिखाई दे रही है जो ये परितारिका है और यही प्रकाश को नियंत्रित करती है। और ये लेंस है भाई जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तुओं का प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा बनता है। और ये पीछे जो है प्रकाशिक तंत्रिका होती है। ठीक है, और ये रेटिना होता है। तो ये मानव आँख नेत्र है, ये मानव नेत्र या मानव आँख का चित्र है, ये आपको बनाना आना चाहिए। अब आगे है, जैसे इसी में पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो केंद्र पर मोटा होता है और बीच में से पतला यानी बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। तो ये कौन सा लेंस होता है? ये होता है उत्तल लेंस या उभयोत्तल लेंस होता है। तो लेंस जो है प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है जिसे रेटिना कहते हैं। यानी जब भी कोई वस्तु आँख के सामने आएगी तो उसका प्रतिबिंब उत्तल लेंस जो होता है रेटिना के ऊपर बनाता है, तभी हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर पड़ेगा वो वस्तु हमें दिखाई देगी। तो रेटिना जो है अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और ये तंत्रिकाएं कोशिकाओं अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ठीक है, और ये तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। यानी रेटिना पर जब भी जिस भी तरह का चित्र बनेगा, जैसी भी आकृति है आँख के आगे जैसी भी वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा और रेटिना उसकी सूचना दृष्टि तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा देता है, हमारे दिमाग तक वो संदेश पहुंचाता है कि इस तरह की चित्र है, इस तरह की कोई वस्तु आंखों के सामने है। अब हमारे दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं। एक तो शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं,
ठीक है। कुछ शंकु के आकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और दूसरा है शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु जो रंगों की सूचनाएं भी भेजते हैं, और दृक तंत्रिकाओं रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। जहाँ पे दिक तंत्रिकाएं होती हैं और रेटिना आपस में मिले होते हैं, वहाँ पे कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती। और इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अंध बिंदु कहाँ होता है? जहाँ दृष्टि तंत्रिकाएं और रेटिना की संधि होती है, जहाँ पर प्रकाश की कोई संवेदना नहीं होती, उसे अंध बिंदु कहते हैं। अब जब भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है, तो रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो होता है, वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। तो जो भी वस्तु हमारी आंखों के सामने आती है, उसका प्रतिबिंब रेटिना पर 1 सेकंड के 16वें भाग तक रहता है, यानी 1/16 सेकंड तक रहता है। यदि 1 सेकंड में 16 या उससे अधिक तेजी से हम चित्रों को देखते हैं, तो वो चलचित्र या फिल्म बन जाती है, वीडियो बन जाती है। और नेत्रों की जो बाहरी वस्तुओं में के प्रवेश से जो सुरक्षा देने के लिए पलकें होती हैं, पलकें भी हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। ये पलकें जो हैं अनावश्यक प्रकाश को आंखों में प्रवेश करने से रोक देते हैं। धूल मिट्टी कीट पतंगों से हमारी रक्षा करते हैं ये। और नेत्र जो है एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो सामान्यतः नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है आपके पास। अब जो पास रखी वस्तु होती है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, आयु के साथ साथ परावर्तित होती है। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर है, यानी ये न्यूनतम दूरी होती है जहाँ तक कोई भी वस्तु निकट वस्तु को देख सकता है आराम से। अगर 25 सेंटीमीटर से पास वस्तु लेके आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, आंखों के पास बुक लेके बिल्कुल एन पास लगा के पढ़ते हैं, तो उससे आंखों पे असर पड़ता है। तो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, उससे कम दूरी पर नहीं होनी चाहिए हमारी आंखों से। ठीक है, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते। तो कुछ मनुष्य जो है पास रखी वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। और कुछ जो हैं दूर की वस्तु को तो देख लेते हैं, पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते, तो उन्हें दृष्टि दोष हो जाते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। और कई दोष जो होते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ हो जाते हैं। जो नेत्र दृष्टि है वो धुंधली हो जाती है, तो वो भी मोतियाबिंद के कारण हो जाती है। जैसे कई लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, जिसके कारण उनकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। तो इस प्रकार से अनेक रोग हो जाते हैं जो लेंस से दूर हो जाते हैं, और कईयों में शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, ऑपरेशन करना पड़ता है। अब आगे प्रश्न आता है हमारे पास, हम अपनी आँखों की नेत्रों की देखभाल कैसे करें।
तो आँखों की देखभाल करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यदि नेत्रों की उचित देखभाल करेंगे, यदि कोई समस्या है तो किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास ही जाना चाहिए। तो सबसे पहले है, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि चश्मा लगाएं तो आप चश्मा ज़रूर लगाएं, जिस नंबर का उन्होंने बोला है उस नंबर का चश्मा लगाएं। और नेत्रों के लिए बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है, इसलिए अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव और सर दर्द हो सकता है। और सूर्य किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश, लेज़र टॉर्च, ठीक है, यानी ना तो हमें अंधेरे में काम करना चाहिए, ना ही बहुत तेज़ प्रकाश की तरफ देखना चाहिए। तो ये भी हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद है, तो हमें सूर्य की तरफ कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। फिर है, नेत्रों को कभी मत रगड़िए। आंखों को हमें रगड़ना नहीं चाहिए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल कण गिर गया है तो नेत्रों को साफ पानी के साथ धोइए, और यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास ही जाएं। और जो पठन सामग्री है, पढ़ने की सामग्री है, सदैव दृष्टि की सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ें। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर या नेत्रों से बहुत दूर जाकर मत पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो किताब भी जब पढ़ते हैं तो ना तो ज़्यादा दूर रखें किताब को और ना ही ज़्यादा पास रखें। और हाँ, लेट कर हमें टीवी या किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी को देखोगे दूर बैठ के देखें और सीधा बैठ के देखें, लेट कर ना पढ़ें। और जब भी किताब पढ़ते हैं तो बैठकर ही हमें पढ़ना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, लेट के पढ़ते हैं, तो उससे हमारी आंखों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा भोजन है वो भी संतुलित आहार होना चाहिए। हमें ऐसा भोजन अधिक से अधिक लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए विटामिन ए जो होती है हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, और विटामिन ए वाला भोजन हमें खाना चाहिए, जिसमें हम गाजर खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, तो इसमें देखिए जैसे हमारे पास फूल गोभी है, हरी सब्जियां हैं, विटामिन ए होता है इनमें। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल, आम, पपीता भी विटामिन ए से भरपूर होते हैं। तो दूध, दही, पनीर, मक्खन ये तो ज़रूर खाना चाहिए सभी में, क्योंकि दूध तो पियो, दूध में सारे ही पोषक तत्व होते हैं। तो दूध तो हमें डेली पीना ही चाहिए। उसके बाद है, इस प्रकार से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। और हाँ, कभी भी आंखों को गर्म पानी से मत धोइए, हमेशा ताज़े ठंडे पानी से हमें आंखों से धोना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से हम आंखों को धोते हैं तो उससे हमारी आंखों को नुकसान होता है। हाँ बच्चों, और एक और बात है, जैसे कई लोगों की आंखें चली जाती हैं, उनकी नज़र बचपन से ही चली जाती है, तो वो बच्चे निराश हो जाते हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, बहुत साधन हैं, जैसे स्पर्श साधन है, स्पर्श करके यानी हाथों से स्पर्श करके हम देख सकते हैं, अक्सर पढ़ सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम सुन सकते हैं, श्रवण साधन से, जैसे कैसेट्स आती हैं, सॉन्ग्स आते हैं, उस टाइप से पढ़ाई की चीज़ें आती हैं जिनको हम सुन के भी पढ़ सकते हैं। और हमारे पास सबसे पहले जो होती है ब्रेल लिपि है, जो चक्षु विहीन व्यक्तियों के लिए होती है, ब्रेल पद्धति। तो ब्रेल पद्धति है जो लुई ब्रेल ने इसको बनाया था, विकसित किया था। जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, तो ब्रेल पद्धति क्या है, नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है ब्रेल है।
तो लुई ब्रेल वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले, वो एक चक्षु विकृत युक्त व्यक्ति था, यानी नेत्रहीन व्यक्ति था वो लुई ब्रेल। तो उसने एक पद्धति बनाई थी, तो उसी के नाम पर ये पद्धति विकसित हुई, लुई ब्रेल, जो 1821 में प्रकाशित हुई थी। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल पद्धति नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए दी गई। तो लुई ब्रेल पद्धति में क्या है भाई, इसमें क्या है देखो, इस पद्धति में 63 बिंदु अंकित पैटर्न हैं और छाप हैं, और प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द, व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं, और इन्हें ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति 3 बिंदु हैं। प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर और सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु अंकित पैटर्न नीचे दिए गए हैं। जैसे ये देखिए, तो ये इस तरह से हम सी को दिखा सकते हैं, ये ए है और ये टी है, तो कैट बन जाता है इस तरह से। तो इसके ऊपर 63 बिंदु होते हैं सारे, और ये ब्रेल ने दी थी। तो इसमें लुई ब्रेल पद्धति है जो 1932 में अपनाई गई थी, और ये सामान्य भाषाओं में गणित वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड, ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। तो ये ब्रेल पद्धति है जो लुई ब्रेल ने बनाई थी, और इसको 1932 में अपनाया गया, और 63 इसमें पॉइंट्स हैं। अब ये देखिए, ये हेलन ए केलर जो है एक लड़की है। ये लड़की दृष्टिहीन थी। ये 18 वर्ष की आयु में, 18 महीने की आयु में इन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। ठीक है, ये लेखिका और प्राध्यापिका है हेलन ए केलर। और इसी प्रकार से श्री रविंद्र जैन थे, और भी काफ़ी सारे महान वैज्ञानिक हैं। दिवाकर नाम का एक प्रतिभावान बालक है जो गायक बना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो दृष्टिहीन हैं, लेकिन उन्होंने ज़िंदगी से हार नहीं मानी, और उन्होंने अपना नाम और अपने माता पिता का नाम रोशन किया इस देश में। तो ये आपने पढ़ना है खुद। आगे है, तो आगे आपके पास कुछ तो प्रमुख शब्द आ जाते हैं, ये आपने करने हैं, जैसे आपतन कोण, परावर्तन कोण, अंधबिंदु, ब्रेल। ठीक है, और ये आपने क्या सीखा, तो ये भी आपने करना है। ये मुख्य बातें हैं पूरे पाठ की, तो ये आपने पढ़ लेनी है। और जो है ये प्रमुख शब्द, इनकी परिभाषाएं आपने लिख लेनी हैं इस वीडियो में से छांट के। तो परावर्तन के जैसे 2 नियम हैं, ये दोनों नियम हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और ये दर्पण से बने प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है उनमें, यानी दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, बायां भाग दाईं तरफ। तो ये मुख्य बातें हैं लेसन की, तो ये पढ़ लेनी है और अपनी कॉपी में इनको लिख लेना है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और हमारी आँखों में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। ठीक है, हमारे नेत्र के प्रमुख भाग हैं, जैसे कॉर्निया है सबसे बाहरी, फिर आइरस आता है, फिर पुतली आती है, लेंस आता है, रेटिना और दृष्टि तंत्रिकाएँ आती हैं। और सामान्य समीप जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ब्रेल लिपि जो होती है नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपने ये कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है, और घंटी के बटन को दबाइए, और हाँ, इसे शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।